वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसी चूड़ी के बारे में है जिसको पाने के लालच में लोगों ने एक दूसरे का खून कर दिया। यहाँ तक कि उस चूड़ी की वजह से दो परिवारों के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है और वो दुश्मनी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। क्या है दोस्तों उस चूड़ी में, आइए जानते हैं इस कहानी में जिसका नाम है वाला स्टोरी ऑफ बेंगल, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम भानु नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं और रात के समय की बात है। भानु गाँव में एक बेंगल की निगरानी कर रहा होता है, जहाँ थोड़े टाइम के बाद भानु अपनी निगरानी को छोड़कर बाइक से घर आ जाता है। दोस्तों भानु के जाते ही ना उस जंगल के पास काफी सारे लुटेरे आ जाते हैं और ये जो लुटेरे हैं ना, ये सभी गांव के घरों को लूट देते हैं। यहाँ तक कि वो लुटेरे उस बेंगल को भी लूटने के लिए आए होते हैं, स्पेशली उसी के लिए आए होते हैं मतलब। और जब उस बेंगल का मालिक अबुक्का आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक से अबुक्का को अपने घर में किसी के चलने की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर अबुक्का उसकी आंखें खुल जाती है, इतना डर जाता है वो। और जैसे अबुक्का अपने सामने देखता है तो उसे वहां पर काफी सारे लुटेरे दिखाई देते हैं और उन लुटेरों को देखकर उसके मतलब दोस्तों क्या ही करता हो, बिल्कुल शॉक। उसी समय वो लुटेरे उस पे हमला कर देते हैं और वो भी अपनी जान बचाने के लिए उन सभी लुटेरों से लड़ने लग जाता है और चोट लगने की वजह से वो और भी घायल, साथ ही साथ वो डर के मारे जोरों से चिल्लाता भी है। तो इतने में होता यह, उसके चिल्लाने की आवाजों को सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं गाँव के। फिर गाँव वालों को आता देखकर लुटेरों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। उसके बाद वो सभी अबुक्का को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो तो अच्छा हुआ गाँव वाले टाइम पर आ गए, नहीं तो अबुक्का की जान चली जाती। अगले दिन दोस्तों हम भानु को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पुलिस स्टेशन में कमिश्नर भानु पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि भानु की वजह से ही अबुक्का की जान मुश्किल में पड़ी है। असल में पिछली रात कमिश्नर ने भानु को अबुक्का के घर की निगरानी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वो ड्यूटी के बीच में ही अपने घर चला गया था। इसीलिए कमिश्नर भानु पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं। कमिश्नर ये भी कहते हैं कि अगर अबुक्का को कुछ हो गया होता ना तो उसके जिम्मेदार तुम होते सिर्फ। लेकिन उसी समय पीछे से अबुक्का पुलिस स्टेशन में आ जाता है और उसके पैर में इतनी गहरी चोट भी तो लगी हुई है। उसे देखकर भानु को अंदर से थोड़ा निराशा तो होती है कि यार मैंने गलत कर दिया, कल अगर वहीं रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ अबुक्का कमिश्नर से कहता है कि सर इसमें भानु की कोई गलती नहीं है और पिछली रात मैंने ही भानु को घर से जाने के लिए कहा था। फिर जब कमिश्नर को अबुक्का अच्छी तरह समझा देता है तो वो भानु को छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम के बाद भानु और अबुक्का एक साथ घर जा रहे होते हैं और भानु को अंदर से अबुक्का के लिए बहुत अफसोस हो रहा है अभी भी, क्योंकि चोट तो अभी इतनी जल्दी जाएगी नहीं उसकी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भानु और अबुक्का एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते भी हैं। अब आगे अबुक्का भानु और साथ में कांस्टेबल श्याम वो भी ड्रिंक कर रहा होता है साथ में। तो वहीं बातों ही बातों में भानु अबुक्का से पूछता है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम पे हमला किया। अबुक्का कहता है कि सभी लुटेरों का चेहरा ढका हुआ था तो मैं किसी की शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन उनमें से एक आदमी का शक्ल मुझे अच्छे से याद है। इस तरह ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं और तभी अबुक्का देखता है कि भानु अंदर से बहुत उदास लग रहा है, तो वो उदासी का कारण पूछता है उससे। भानु कहता है कि मेरी बीवी ने मुझसे एक चूड़ी मांगी थी पर मैं उसे अभी तक चूड़ी नहीं दे पाया हूँ। तो ये सुनकर अबुक्का उससे कहता है कि आखिर तुम कौन सी चूड़ी की बात कर रहे हो। तो भानु उससे दोस्तों उस चूड़ी के बारे में बताने लगता है और यहाँ से पास्ट में चली जाती है मूवी। फिर दोस्तों हम सरला और पुरुषोत्तम नाम के एक पति पत्नी को देखते हैं और उन दोनों की नई नई शादी हुई है और आज दोनों की फर्स्ट नाइट भी होती है, जिसके बाद कमरे में पुरुषोत्तम सरला से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है कि तुम गहने पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हो। और इस तरह तारीफ करते करते अचानक से पुरुषोत्तम की नजर सरला के हाथों की चूड़ी पर जाती है और वो चूड़ी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित होती है। तब सरला पुरुषोत्तम को बताती है ये चूड़ी मुझे मेरी दादी माँ ने मरने से पहले दी थी और तभी से वो चूड़ी मेरे हाथों में है। दोस्तों यहाँ पे पता है क्या, पुरुषोत्तम सरला के हाथों से वो चूड़ी निकालने की कोशिश करता है पर काफी कोशिश के बाद भी वो चूड़ी नहीं निकल पाती। फिर ये चीज तो साइड हो जाती है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम वैशु नाम की एक लड़की को देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वैशु भानु से प्यार करती है दोस्तों, लेकिन वैशु के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता। इसी वजह से वैशु अपने घर से हमेशा के लिए भाग जाने का फैसला करती है, लेकिन भागने से पहले वैशु अपने दादी माँ के कमरे में रखी हुई एक बॉक्स ले लेती है और उस बॉक्स को लेकर वैशु किसी को बिना बताए भाग जाती है घर से दोस्तों। उसके बाद वो जल्दी से भागते हुए भानु के पुलिस स्टेशन में आ जाती है। थोड़े ही टाइम के बाद भानु जैसे वैशु के पास आता है ना, तो वहाँ वैशु एकदम से भानु को थप्पड़ मार देती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और तब वो भानु से कहती है आज से तुम्हें मेरी भी जिम्मेदारी संभालनी होगी, इसलिए सही टाइम पर आना सीखो तुम। ये सुनते ही भानु समझ जाता है कि वैशु अपना घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसके पास आ चुकी है। फिर अगले ही दिन दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले होते हैं और साथ ही ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पर जब ये बात वैशु के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग तो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी और गुस्सा होते हैं, क्योंकि समाज में उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। इसीलिए वैशु के परिवार वाले वैशु के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और यहाँ तक कि वो लोग
लोग वैशु की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, इतनी नफरत हो गई थी उनको। मगर वहीं दूसरी तरफ भानु और वैशु की शादी तो हो रही है और शादी के दिन दोनों बहुत ही ज्यादा खुश भी हैं। जिसके बाद सुहागरात के दिन वैशु भानु को वो बॉक्स दिखाती है जो वैशु ने अपने घर से चुराया था। पर जैसे ही वैशु वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। वैशु ने सोचा था कुछ इसके अंदर होगा, लेकिन वो दुखी हो जाती है कि ये तो खाली डब्बा निकला। असल में दोस्तों उसने गलती से गहनों के बॉक्स के बदले कोई दूसरा ही बॉक्स उठा लिया। इसी कारण वैशु मन ही मन बहुत ही निराश होती है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। फिर भानु उसे शांत करता है कि कोई बात नहीं। भानु कहता है कि मुझे तुम्हारा गहना नहीं चाहिए, मेरे लिए तो तुम ही गहना हो। और ये सुनकर वैशु को बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही आराम फील होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहाँ सरला और पुरुषोत्तम की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। और दूसरी तरफ वैशु और भानु भी बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। मगर वैशु को अभी भी भानु के परिवार के साथ एडजस्ट होने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वैशु एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण परिवार की लड़की थी और वहीं भानु के घर में सभी लोग नॉनवेज होते हैं और इसी वजह से वैशु उनके परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। और यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि सरला एक आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी में काम करती है और एक दिन वैशु अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए सरला की कंपनी में जाती है, जहाँ हम सरला को देखते हैं और वो अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। कंपनी में भी सरला सभी कस्टमर्स के साथ बड़े गुस्से में पेश आती है। अब दोस्तों इसके गुस्से की वजह क्या है आगे पता चलेगी आपको। थोड़े टाइम के बाद वैशु का नंबर आ जाता है और जब सरला वैशु का आधार कार्ड अपडेट कर रही होती है तभी उसकी नजर सरला के चूड़ी पर जाती है और वैशु को पहली ही नजर में वो चूड़ी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती है। इसीलिए वो सरला से उस चूड़ी के बारे में पूछती कि कहाँ से आई, कैसी है, वगैरह वगैरह। जिस पर गुस्से में सरला वैशु से कहती है आखिर तुम मेरी चूड़ी पे नजर क्यों डाल रही हो? अगर तुम्हें भी चाहिए तो अपने पति से बात करो। और इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और साथ ही दोस्तों सरला सभी के सामने वैशु की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी कर देती है, जिस कारण वैशु अंदर से और नाराज। जिसके बाद हम पुरुषोत्तम को देखते हैं और पुरुषोत्तम कुछ ही दिनों में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला होता है, इसलिए गांव में हर जगह पुरुषोत्तम के पोस्टर्स लगे होते हैं। और जब सरला बस में बैठकर घर जा रही होती है उसी समय हम बस में एक औरत को देखते हैं दोस्तों, और उस औरत की नजर सरला के ऊपर ही होती है। घर जाते समय सरला को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जैसे ही सरला पीछे मुड़कर देखती है ना उसके पीछे कोई नहीं होता। और दोस्तों उस औरत के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो अब रात में भानु जब खाना खाने घर में आता है तो उसे घर में वैशु कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिस वजह से भानु अपनी भाभी से वैशु के बारे में पूछता है तो भाभी कहती है, गुस्से में कहती है कि तुम्हारी बीबी को हमारा घर नहीं जम रहा है, उसे हमारा ये नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों कहीं दूर बस जाओ। ये सुनकर भानु पहले तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले भाभी ने ऐसा कभी कहा नहीं था। और यहाँ दोस्तों हम वैशु को देखते हैं और वैशु घर के बाहर काफी दुखी बैठी हुई है। तो फिर भानु वैशु के पास जाता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वैशु कहती है मैं तुम्हारे परिवार को बहुत ही अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ और मैं चाहकर भी कभी अच्छी बीवी नहीं बन पाऊंगी। तो भानु उसको दिलासा देते हुए कहता है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो और जल्दी देखो तुम सभी का दिल जीत लोगी। फिर वो उसको शांत करा के अंदर लेके जाता है, लेकिन तभी वैशु भानु को उस चूड़ी के बारे में बताती है कि मुझे भी वैसी ही चूड़ी चाहिए। तो भानु खुशी खुशी उसे चूड़ी दिलाने के लिए तैयार हो जाता है, आखिर मना कौन करेगा। फिर अगले दिन भानु वैशु को चूड़ी दिलाने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाता है, पर वहाँ दिक्कत ये थी वैशु को एक भी चूड़ी पसंद नहीं आती, उसे तो वही सरला वाली चूड़ी चाहिए दोस्तों। यहाँ तक कि भानु उसको कई दुकानों पे लेके जाता है मगर कहीं भी वैशु को अपनी पसंद की चूड़ी मिलती ही नहीं। अब ये देखकर भानु को अंदर से एक तरह का गुस्सा भी आता है कि यार मैं इसको हर जगह लेके जा रहा हूँ, चूड़ी पसंद भी नहीं कर पा रही है, बताओ। तो गुस्से में भानु कह देता है तुम्हें चाहिए कौन सी चूड़ी, तुम्हारे साथ घूम घूम कर थक गया हूँ यार। अब भानु की बातें सुनकर वैशु भी गुस्सा हो जाती है कि ऐसे क्या कह रहे हो। वही दोस्तों पति पत्नी वाली नोक-झोंक। तो वैशु तो अब अलग ही उस पे चले जाती है, वो कहती है तुम मेरी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाओगे और मुझे वही चूड़ी चाहिए जो सरला के हाथों में थी, वरना मुझे कभी बात मत करना तुम। बस इतना कहने के बाद वैशु गुस्से में चली जाती है। अगली सुबह भानु श्याम के साथ उस शॉप पे जाता है जहाँ सरला काम करती थी। असल में भानु अपनी बीवी के लिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसी चूड़ी बनवाना चाहता था, इसीलिए भानु सरला से मिलने गया होता है कि आखिर देखे तो सही कैसी चूड़ी है वो। पर उधर शॉप पर भानु को सरला नहीं मिलती और तभी भानु को वहाँ पे प्राजित नाम का आदमी मिलता है। वो प्राजित को बहुत ही पहले से जानता था वैसे, और ये प्राजित है ना, ये भी सरला के साथ उसी शॉप पे काम किया करता है। तो भानु के पूछने पर प्राजित भानु को सरला के घर का एड्रेस दे देता है। तो थोड़े टाइम के बाद भानु और श्याम उस एड्रेस पर जाते हैं और वहाँ घर के बाहर भानु को सरला का पति पुरुषोत्तम खड़ा दिखाई देता है। भानु फिर पुरुषोत्तम को सारी बातें बताता है कि देखो मुझे भी एक चूड़ी चाहिए और वो चूड़ी सेम वैसी है जैसी कि आपकी पत्नी ने हाथ में पहनी हुई है, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा कि मुझे वही चूड़ी चाहिए, इसलिए हम लोग बस सरला की चूड़ी की फोटो लेने के लिए आ गए हैं। तो पुरुषोत्तम तो खुशी खुशी उनको फोटो खिंचाने की इजाजत दे देता है और साथ ही दोस्तों वो सरला को भी घर के बाहर बुलाता है। फिर भानु और श्याम बहुत ही अच्छे से उस चूड़ी को देखने लग जाते हैं और उन्हें वो चूड़ी दिखने में दोस्तों और भी ज्यादा अच्छी लग जाती है। मतलब पता नहीं क्या है उस चूड़ी में, हर किसी को देखने में अलग ही फील आता है।
और तभी श्याम देखता है कि उस चूड़ी के ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा होता है, जिसके बाद श्याम ये बात सरला, पुरुषोत्तम और भानु को भी बताता है। लेकिन वहाँ सरला उन्हें कहती है कि ये चूड़ी पर अरेबिक कैसे लिखा हो सकता है, क्योंकि ये चूड़ी तो मुझे मेरी दादी माँ ने दी थी। और इसीलिए दोस्तों सरला ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती कि इसमें अरेबिक नहीं है। मगर श्याम भी कुछ गलत नहीं कह रहा था और इसी बात पर श्याम और सरला के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। उसी समय श्याम का हाथ गलती से सरला को हो जाता है टच, जिस वजह से सरला गुस्से में उसको थप्पड़ मार कर चली जाती है। सरला के गुस्से में चले जाने के कारण दोस्तों उन्हें वो चूड़ी की फोटो भी नहीं मिलती फिर, और साथ ही पुरुषोत्तम अपनी पत्नी कैसे बर्ताव के लिए उन दोनों से माफी मांगता है। और जब भानु और श्याम वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी पुरुषोत्तम श्याम से पूछता है कि आखिर उस चूड़ी पर अरेबिक में लिखा क्या था। श्याम कहता है कि मुझे अरेबिक समझ नहीं आता, पर मेरे एक गुरुजी हैं और उन्हें अरेबिक का अच्छा ज्ञान है और वही हमें इसके बारे में बता सकते हैं। अब इतना कहने के बाद दोनों चले जाते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों अभी भी पुरुषोत्तम उस चूड़ी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो जानना चाहता है उस चूड़ी के बारे में कि ऐसा क्या है, हर किसी को पसंद आ रही है ये। इसी कारण वो अपने एक गोपाल नाम के दोस्त को उस चूड़ी की फोटो भेजता है। तो गोपाल कॉल पर पुरुषोत्तम को बताता है ये चूड़ी बहुत ही कीमती है और इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, इसलिए तुम वो चूड़ी लेकर जल्दी मेरे पास आ जाओ। पुरुषोत्तम के मन में आ जाता है लालच और वो सरला को लेकर जाता है गोपाल के पास। अब वो सरला को इसलिए लेकर आया था क्योंकि चूड़ी तो उसी के हाथों में है। फिर वहाँ गोपाल के आदमी उस चूड़ी को बहुत ही अच्छे से चेक करते हैं और चेकिंग करने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान। असल में उस चूड़ी के अंदर हीरे जवाहरात जुड़े होते हैं दोस्तों, और उस चूड़ी का मार्केट प्राइस बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद तो एकदम वहाँ गोपाल का बॉस रघु आ जाता है। रघु को भी वो चूड़ी बहुत ही पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि रघु किसी भी हालत में अब उस चूड़ी को पाना चाहता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन रघु उस चूड़ी के बदले पुरुषोत्तम को 3 करोड़ रुपए देता है। साथ ही पुरुषोत्तम भी रघु से वादा करता है कि मैं 3 दिन के अंदर वो चूड़ी सरला के हाथों से निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। अब अगले दिन पुरुषोत्तम के घर पर एक गुरुजी आते हैं और दोस्तों ये वही गुरुजी हैं जिनके बारे में श्याम ने बताया था कि वो अरेबिक जानते हैं, और यहाँ गुरुजी के साथ श्याम और भानु भी आए होते हैं। तो गुरुजी सरला की चूड़ी को बड़े ध्यान से देखते हैं और अच्छे से देखने पर उन्हें आखिरकार उस अरेबिक में लिखी चीजों का मतलब समझ आ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं ये चूड़ी बहुत ही साल पुरानी है और काफी साल पहले एक सुल्तान ने ये चूड़ी अपने महाराज को दिया था। और दोस्तों महाराज उन्हें कहा जाता है जो सुल्तानों के घर में खाना बनाते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर सभी लोग हैरान, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ये चूड़ी इतनी साल पुरानी होगी। तब गुरुजी सरला से पूछते हैं आखिर ये चूड़ी तुम्हारे पास कैसे आई। तो सरला बताती है चूड़ी मुझे मेरी दादी माँ ने दी थी। मगर गुरुजी को मन ही मन सरला पे शक होता है और जाने से पहले गुरुजी पुरुषोत्तम से कहते हैं कि ये चूड़ी अपने साथ काफी राज छुपाए हुए है, इतना समझ लो। और ये कहकर गुरुजी चले जाते हैं। फिर गुरुजी के जाने के बाद भानु सरला की चूड़ी की फोटो अपने फोन से खींच ही रहा होता है, पर तभी पुरुषोत्तम एकदम से भानु का फोन छीन लेता है दोस्तों, और उससे गुस्से में कहता है कि बिना किसी मर्जी के बगैर उसकी चीजों का फोटो खींचना जुर्म है, तुम्हें पता है ना। इतना कहते पुरुषोत्तम गुस्से में फोन को जमीन पर पटक के तोड़ देता है। असल में पुरुषोत्तम नहीं चाहता था कि भानु ऐसा ही दूसरा चूड़ी बनाए, वरना उस चूड़ी की कीमत कम हो जाती ना। अब ये देखकर भानु भी पुरुषोत्तम पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से दोनों की लड़ाई होने लगती है। साथ ही दोस्तों भानु अपने गन से पुरुषोत्तम को शूट करने वाला होता है, लेकिन सही समय पर आकर भानु को रोक दिया जाता है। श्याम आता है रोकने के लिए, लेकिन भानु का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसलिए भानु जाते जाते पुरुषोत्तम से कहता है कि अब ये चूड़ी मैं तुम्हारी आंखों के सामने लेकर जाऊंगा और तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और दोस्तों आज से पहले भानु को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा गया था। अब हम वैश्यु को देखते हैं और वैश्यु जब मंदिर से पूजा करके घर जा रही होती है ना, उसी समय रास्ते में वैश्यु को भानु मिल जाता है। तो भानु वैश्यु से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल वही चूड़ी ला कर दूंगा जो तुमने सरला के हाथों में देखी थी। तो वैश्यु तो सीधे पूछती है कि क्या वो सरला अपनी चूड़ी आपको बेच रही है, लेकिन भानु इसमें तो कुछ नहीं कहता, पर उस चूड़ी के इतिहास के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसको सुनकर वैश्यु भी शॉक हो जाती है। और साथ ही दोस्तों वो ये सोचकर खुश होती है कि जल्दी उसको वो चूड़ी मिलने वाली है, और इसी खुशी में वैश्यु भानु के गले लग जाती है। तब हम एक दुकान पर सरला और पुरुषोत्तम को देखते हैं। पुरुषोत्तम उसको उस दुकान पे चूड़ी निकलवाने के लिए लेकर जाता है, पर वहाँ भी वो दुकान वाला सरला के हाथों से वो चूड़ी निकाल नहीं पाता। और वहीं दूसरी तरफ भानु और श्याम सरला के माता पिता के घर चूड़ी के बारे में पता करने चले जाते हैं, जहाँ सरला के घर वाले भानु से कहते हैं कि वो चूड़ी सरला को उसकी दादी माँ ने दी थी। दोस्तों बार बार वो लोग दादी माँ वाली चीज रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी भानु को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। और फिर पूछताछ करने के बाद भानु और श्याम अपने घर चले जाते हैं। भानु के जाते सरला की माँ सरला को कॉल करके बताती है कि हमारे घर पर भानु चूड़ी के बारे में पूछने आया था, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर सरला भी अंदर से काफी ज्यादा घबरा जाती है, और उसको ऐसे घबराते हुए देखकर लगता है दोस्तों कि जरूर सरला कोई बड़ा राज छुपा रही है। वो भी आती है प्रेजेंट टाइम में, और जब भानु, श्याम, अबुक्का और प्राजित एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, उसी समय दोस्तों प्राजित भानु से कहता है कि कुछ दिनों पहले एक औरत हमारी कंपनी में आई थी, और वहाँ वो औरत बार बार सरला से कह रही थी कि वो चूड़ी मेरी है। और इसी बात पर सरला
और उस औरत के बीच में काफी बहस हो गई थी। ये जानने के बाद भानु काफी हैरान होता है दोस्तों, और फिर वो प्राजित से उस औरत के बारे में पूछता है, लेकिन प्राजित को उस औरत का पता ही नहीं होता मालूम। जिसके बाद रात के समय पुरुषोत्तम एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर अचानक से रघु और उसके आदमी आ जाते हैं। जहाँ रघु को देखकर पुरुषोत्तम अंदर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ तक कि रघु ने सरला को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया होता है। अब सरला को रघु के पास देखकर पुरुषोत्तम बहुत टेंशन में आ जाता है दोस्तों। फिर वहाँ रघु उससे कहता है कि मैंने तुमसे चूड़ी मांगी थी ना, पर अब मैं खुद तुम्हारी बीवी का हाथ काट कर चूड़ी निकालने वाला हूँ। इतना कहने के बाद रघु सरला का हाथ काटने जा रहा होता है, पर उसी समय दोस्तों पुरुषोत्तम रघु को पैर पकड़कर गिरने लग जाता है और साथ ही कहता है कि मुझे आप बस 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं किसी भी तरह वो चूड़ी आपके हवाले कर दूंगा। ये सुनने के बाद रघु पुरुषोत्तम की बात मानकर उसको 3 दिन का टाइम दे देता है। उसके बाद तो पुरुषोत्तम सरला को काफी लोगों के पास लेके जाता है, पर कोई भी सरला के हाथों से चूड़ी नहीं निकाल पा रहा था, जिस वजह से पुरुषोत्तम बहुत ज्यादा परेशान। दोस्तों पुरुषोत्तम को वो चूड़ी बिना तोड़े सरला के हाथों से निकालनी थी, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और ऐसे ही एक दिन सरला किसी औरत के साथ मार्केट में झगड़ा कर रही होती है। उस औरत का नाम माया होता है दोस्तों, और माया वही औरत थी जिसके बारे में प्राजित ने भानु को बताया था। तभी मार्केट में भानु वैश्य के साथ आता है, और उधर भानु सरला को उस औरत के साथ झगड़ा करते देखकर समझ जाता है कि जरूर ये वही औरत है। इसलिए भानु जल्दी से जाकर पहले उस औरत को शांत करता है। और जब सरला अपने घर चली जाती है ना, तो वो माया से पूछता है कि आखिर आप सरला से लड़ी क्यों रही थी। तब माया उससे कहती है कि सरला के हाथों में जो चूड़ी है ना, वो मेरी है, और वो चूड़ी मेरे पति ने मुझे दिया था। दोस्तों यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ हम माया के पति सुपिका को देखते हैं। और सुपिका एक बहुत ही बड़ा हलवाई है। सुपिका को ओमान के बहुत ही बड़े सुल्तान के लिए खाना बनाने का मौका मिला था दोस्तों, और इसीलिए सुपिका सुल्तान को खुश करने के लिए बहुत ही मेहनत से बिरयानी बनाता था, जिसके बाद वो बिरयानी सुल्तान के सामने पेश की जाती थी। और सभी लोग ये सोचकर काफी टेंशन में होते थे कि आखिर सुल्तान को बिरयानी पसंद आएगी भी कि नहीं, लेकिन सुपिका को खुद के ऊपर बहुत ही भरोसा था। यहाँ तक कि सुपिका सुल्तान से कहता है कि अगर आप अपने हाथों से बिरयानी खाएंगे तो आपको और भी स्वादिष्ट लगेगा। और जैसे सुल्तान अपने हाथों से वो बिरयानी खाते हैं, अंदर से बहुत ही ज्यादा उनको खुशी होती है। और आज से पहले सुल्तान ने इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई थी। इसीलिए सुल्तान सुपिका से खुश होकर उसे गिफ्ट में एक बहुत ही बेशकीमती चूड़ी देते हैं। दोस्तों ये वही चूड़ी थी। तो सुपिका अपने घर वापस आते ही वो चूड़ी अपनी बीवी माया को पहना देता है, जिसको पाकर माया बड़ी खुश होती है। और वो दोनों पति पत्नी अपने परिवार से बड़े खुश थे, अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ लुटेरे उनके घर पर हमला कर देते हैं। साथ ही वो लुटेरे घर के सभी गहने जवाहरात चुराने में लगे होते हैं। फिर सुपिका अपने परिवार को लुटेरों से बचाने के लिए सभी को एक कमरे में बंद कर देता है, और उन्हें बंद करने के बाद सुपिका अकेले ही सभी लुटेरों से लड़ने जाता है। यहाँ तक कि वो लुटेरे सुपिका के घर को भी आग लगा देते हैं, और उसी हादसे में माया की बेटी की मौत हो जाती है। यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में, और माया भानु को बताती है कि पुलिस ने सभी लुटेरों के साथ साथ मेरे पति को भी बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया। ये सुनकर भानु को बड़ा तरस आता है दोस्तों उस पे। पर तभी वहाँ पे माया का पति सुपिका आ जाता है, और सुपिका को देखकर भानु के एकदम से होश उड़ जाते हैं। साथ ही सुपिका भी भानु को देखकर बहुत ही गुस्सा होता है, और गुस्से में भानु को मारने लग जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि भानु ही वो इंस्पेक्टर था जिसने सुपिका को अरेस्ट किया था। असल में जब उस रात सुपिका लुटेरों से लड़ रहा था, उसी समय पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी, और लुटेरों से लड़ते समय सुपिका गलती से भानु के ऊपर हाथ उठा देता है, जिस वजह से भानु सुपिका के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है, और गुस्से में उसको कर लेता है अरेस्ट। उसके बाद तो सुपिका बार बार भानु से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, और वो ये भी कहता है कि मेरा परिवार मुश्किल में है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन सुपिका के काफी कहने के बाद भी भानु उसको छोड़ता नहीं, और इसीलिए दोस्तों उस दिन से सुपिका भानु से नफरत करने लग गया था। अब भानु को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और इसी वजह से भानु काफी बार सुपिका से माफी भी मांगने लग जाता है। लेकिन भानु के माफी मांगने के बाद भी सुपिका उसे माफ नहीं करता। साथ ही भानु ठान लेता है कि वो किसी भी तरह सुपिका और माया को उनका वो चूड़ी वापस दिला के रहेगा। और एक दिन दोस्तों भानु वैश्य को कॉल करके कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और आज रात में घर नहीं आऊंगा, जिस पर वैश्य भानु से चूड़ी के बारे में भी पूछती है, मगर भानु उसको बिना कोई जवाब दिए कॉल काट देता है। और दूसरी तरफ भानु एक आदमी से जाता है मिलने, जो कि काफी समय से सुपिका को जानता था। वहाँ वो आदमी भानु से कहता है कि सुपिका काफी साल पहले मेरे पास आया करता था, पर जब से सुपिका जेल से आया है तब से वो मेरे पास नहीं आया। तो वहाँ वो आदमी ना भानु को सुपिका के ड्राइवर सुबिश के बारे में बताते हुए कहता है, सुबिश सुपिका को काफी समय से जानता है, और वही आपको सुपिका के बारे में सारी चीजें बता सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों भानु को कैसे भी उस चूड़ी की सच्चाई के बारे में जानना था, और ये सब कुछ भानु सिर्फ सुपिका और माया के लिए ही कर रहा होता है। तो तब रात के समय भानु थका हारा अपने घर आता है, और भानु को घर के बाहर अपना बड़ा भाई खड़ा दिखाई देता है। उसका भाई भानु से पूछता है कि आखिर तुम पिछली रात कहाँ पर थे, और काफी दिनों से तुम टेंशन में लग रहे हो। तो भानु गुस्से में कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम आपको नहीं बता सकता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है अपने कमरे में। अब भानु को ऐसा बर्ताव देखकर वो हैरान होते हैं बड़े भाई।
फिर कमरे में जैसे भानु जाता है उसी समय वैशु भानु से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए चूड़ी लेकर आए कि नहीं, और आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा इंसान जिंदगी में नहीं देखा। अरे तुम्हें मेरी जरा सी फिक्र भी है कि नहीं है। तो उसकी बातें सुनकर तो भानु को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसको बस चूड़ी की पड़ी हुई है। वो वैशु से कहता है कि मैं सही में बहुत ही बेकार आदमी हूँ और मेरी वजह से एक आदमी की जिंदगी खराब हुई है। इतना कहते भानु की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद तो वैशु भानु की आंखों में आंसू देखकर बड़ी इमोशनल हो जाती है। वो भानु को दिलासा देने के लिए उसे अपने गले से लगा लेती है, जिससे भानु का भी काफी हद तक दर्द शांत हो जाता है। और दोस्तों कभी कभार इंसान को दूसरे की मजबूरी भी समझनी चाहिए ना। जबकि वैशु सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी चूड़ी के बारे में सोच रही है। अगले दिन भानु सुबिश से मिलने जाता है और वहाँ वो सुबिश से चूड़ी के बारे में पूछता है। तब जाकर वो भानु को सारी सच्चाई बताने लग जाता है। तभी मूवी जाती है दोस्तों पास्ट में, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुबिश भी सभी लुटेरों से मिला हुआ था। और जब सुबिश लुटेरों के साथ लुटा हुआ गहना बांट रहा होता है, उसी समय उसकी नजर उस चूड़ी के ऊपर पड़ जाती है और चूड़ी को देखकर वो समझ जाता है कि लुटेरों ने उसके मालिक के घर को ही लूटा है। ये जानने के बाद तो वो सभी लुटेरों पर काफी गुस्सा होता है पहले, और इसी बात पर सुबिश और उन लुटेरों के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है, जिसपे वो लुटेरे उसको बहुत ज्यादा मारते भी हैं। पर तभी लुटेरों को पुलिस वैन की आवाज आती है और आवाज सुनते ही वो सभी लुटेरे वहां से भाग रहे होते हैं, मगर लुटेरे वो चूड़ी ले जाना भूल जाते हैं, जिस वजह से सुबिश उस चूड़ी को अपने पास रख लेता है। तो प्रेजेंट में दोस्तों भानु उससे पूछता है कि आखिर वो चूड़ी सरला के पास कैसे आई। तब सुबिश उससे बताता है कि मैं सरला से बहुत ही प्यार करता था और मैंने ही तोहफे में सरला को वो चूड़ी दी थी। ये सारी बातें भानु समझ जाता है कि सरला ने झूठ कहा था कि वो चूड़ी उसकी दादी माँ ने उसको दी। फिर हम घर आकर सरला को देखते हैं और जब सरला कमरे में जा रही होती है, इतने में उसके पास पुरुषोत्तम आ जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो और इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ काटने जा रहा हूँ। बस दोस्तों इतना कहते पुरुषोत्तम सरला के हाथ को काट देता है और सरला तो फिर क्या ही कहें, दर्द के मारे इतनी जोरों से चिल्लाती है कि क्या बताएं। इसके बाद एकदम से उसकी नींद खुल जाती है और ये सब उसका सपना था। उसने आज से पहले इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा था। वैसे तो रात में सोते समय भी सरला को इस बात का डर लगता है कि कहीं सच में मेरा हाथ ना काट दे पुरुषोत्तम, और यही सोच सोच कर सरला के पसीने छूटने लग जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों सरला सुबिश को कॉल करती है। कॉल पर वो उससे पूछती है कि आखिर इस चूड़ी को हाथ से कैसे निकालें। तो सुबिश उसे कहता है कि देखो मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ और मैं वहीं तुम्हें चूड़ी निकालने का तरीका बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ पुरुषोत्तम उन दोनों की सारी बातें चुपके से सुन लेता है और साथ ही दोस्तों सुबिश भानु को भी कॉल करके कह देता है कि कल सरला मुझसे मिलने आ रही है और मैं वहीं आपको वो चूड़ी दे दूंगा। और सुबिश की बातों से भानु अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश था कि चलो चूड़ी का मैटर सॉल्व हो जाएगा। तभी अचानक से कॉल कट हो जाता है। अगली सुबह सरला काम के बहाने सुबिश से मिलने जा ही रही होती है, लेकिन यहाँ सरला के पीछे पीछे पुरुषोत्तम भी जा रहा होता है, मगर सरला को इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि पुरुषोत्तम भी उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर के बाद वो सुबिश के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि काफी सारे लोग सुबिश की लाश को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं और ये देखकर उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। यहाँ तक कि जब ये बात भानु को पता चलती है तो वो भी शॉक होता है और वो लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुबिश को मारा किसने। फिर दोस्तों अगले दिन की बात है, सरला मार्केट में घर जा रही होती है और रास्ते में भानु उसको रोक देता है। साथ ही भानु से कहता है कि मुझे पता है ये चूड़ी तुम्हें सुबिश ने दी है और तुम्हें ये चूड़ी माया को वापस करना होगा। सुबिश का नाम सुनकर सरला और घबरा जाती है, लेकिन भानु के काफी कहने के बाद भी वो चूड़ी देने से मना कर देती है, जिसपे भानु जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी दोस्तों वहाँ पे अचानक से पुरुषोत्तम आ जाता है। वो भानु को सरला का हाथ पकड़े देखकर बहुत गुस्सा होता है कि इसको तो बताता हूँ, और इसीलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में होता यह है, भानु पुरुषोत्तम और उसके आदमियों को बहुत मार रहा होता है, मगर उसी समय पुरुषोत्तम पीछे आकर भानु के सर पे लकड़ी मार देता है, जिस वजह से भानु की हालत बहुत ही खराब और वो सभी गुंडे मिलकर भानु को गिरा गिरा कर मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे भानु का दोस्त अबूका आ जाता है। अबूका भानु को बचाने के लिए सभी गुंडों से अकेले लड़ता है। थोड़े टाइम के बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पुलिस सभी गुंडों को अरेस्ट करके अपने साथ जेल में लेके जाती है। वहीं दोस्तों हम कमिश्नर को भी देखते हैं और कमिश्नर भानु से झगड़े की वजह पूछते हैं, तो भानु उनको चूड़ी के बारे में सारी चीजें A to Z सब बता देता है। साथ ही वो कहता है ये चूड़ी सरला की नहीं बल्कि सुपिका और माया की है, पर अभी भी सरला उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती। तब माया सरला से कहती है अगर ये तुम्हारी चूड़ी है ना तो इस चूड़ी को हाथ से खोल कर दिखाओ, और काफी कोशिशें करने के बाद भी वो चूड़ी नहीं खोल पाती। मगर जब माया को खोलने के लिए कहा जाता है तो माया बड़े आराम से चूड़ी खोल देती है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये चूड़ी माया की है। और दोस्तों उस चूड़ी में एक बटन होता है जिसको दबाने से ही वो चूड़ी अपने आप खुल जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि कमिश्नर की भी गंदी नजर उस चूड़ी के ऊपर है और कमिश्नर उस चूड़ी को बेचकर बहुत ही पैसे कमाना चाहता है, और साथ ही वो चूड़ी माया और सुपिका को नहीं देना चाहता। इसीलिए कमिश्नर उनसे कहता है कि ये चूड़ी एक चोरी का
का सामान है, इसलिए जब तक सारे पेपर वर्क नहीं हो जाते मैं आपको ये चूड़ी नहीं दे सकता। और ये सुनते ही लोग कमिश्नर की नीयत को समझ जाते हैं कि ये तो पागल है, मगर वो लोग चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उनको ना चाहते हुए भी कमिश्नर की बात माननी पड़ती है। और जाने से पहले सुपिका कमिश्नर से कह देता है कि भगवान सब कुछ देखता है और वो सभी को उनकी सजा जरूर देता है, याद रखना इस बात को। इतना कहने के बाद वो और माया चले जाते हैं। तो रात के समय दोस्तों भानु और अबूका अपने घर पे होते हैं, मतलब घर जा रहे होते हैं। और रास्ते में अबूका भानु से कहता है कि जब मेरे बॉस की हत्या हुई थी तब मेरे परिवार वालों ने मुझे कोर्ट गवाही देने से मना कर दिया था, पर इसके बावजूद मैंने कोर्ट गवाही दी, जिस वजह से मेरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। लेकिन मैंने कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। और दोस्तों अबूका असल में भानु से ये कहना चाहता है कि अगर हमें सच्चाई के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसके बाद तो भानु भी सोच लेता है कि वो कैसे भी सुपिका और माया को उनकी अमानत लौट कर ही रहेगा। अब रात के समय गांव में त्योहार मनाया जा रहा होता है और साथ ही कमिश्नर भी अपने परिवार के साथ घर के बाहर त्योहार मना रहा होता है। तभी हम पुरुषोत्तम को देखते हैं, वो भेष बदल कर कमिश्नर के घर पे छुपके से आ जाता है। और जैसे ही पुरुषोत्तम वो चूड़ी चुरा कर जाने वाला होता है ना, उसी समय उसके सामने भानु उसको खड़ा दिखाई देता है। और भानु भी वो चूड़ी लेने के लिए आया था, तो फिर उस चूड़ी के लिए दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है और उस लड़ाई में भानु पुरुषोत्तम को मारता है, यहाँ तक कि पुरुषोत्तम की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और फिर आखिर में कमिश्नर के आने से पहले भानु वो चूड़ी लेकर वहाँ से फरार। अगले दिन भानु वो चूड़ी लेकर सुपिका के पास आता है, जहाँ फाइनली सुपिका को उसकी अमानत वापस मिल जाती है। ये देखकर वो और माया अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही उनकी मदद करके भानु को भी बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद रात में भानु वैश्य को कॉल करता है और कॉल पर वैश्य भानु से कहती है कि मुझे वो पुरानी चूड़ी नहीं बल्कि एक नई चूड़ी चाहिए जिसमें काफी सारे डायमंड्स लगे हों। और अब भानु उसको एक नई चूड़ी दिलाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी बताइए कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।